आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज का हमारा कोड है BPCS 188 और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें लास्ट 5 इयर्स के जितने भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं उसे लिए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जून और दिसंबर में जो होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो एक सही प्रिपरेशन डिसाइड करने जाएगी आपकी मार्क्स को और आपके फ्यूचर को भी साथ साथ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर सॉल्यूशन भी देखते हैं। और क्वेश्चंस को देखने से पहले सबसे पहले एक नज़र हम लोग जो हमारे लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर है उस पर डालते हैं और एक बार उसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, ये दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर है, मतलब बहुत ही पास का ही है ये। तो सबसे पहला कि इसमें जो आपको टोटल टाइम रहेगा वो रहेगा 2 घंटे का, और इसमें जो मार्क्स होंगे वो होंगे 15 मार्क्स ओनली। और इसमें आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं लगभग 300 वर्ड्स में। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 300 ही लिखो, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। और ऐसा लिखो कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाए और बहुत ही अच्छे से किसी को भी समझ आ जाए। उसके बाद इसमें जो है अलग अलग भाग दिए, जिसमें से कम 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला भाग है हमारा, तो उसमें के जो क्वेश्चंस हैं वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है पहले भाग में। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान के योगदानों पर चर्चा कीजिए और बुनियादी समाज मनोविज्ञान एवं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसका आंसर लगभग 300 वर्ड्स में लिखना है, जिसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। वैसे यहाँ पे और क्वेश्चन दिए हुए हैं। और फिर आता है हमारा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिसमें कुछ आपको टॉपिक्स दिए रहेंगे और उनको आपको अच्छे से उस पर टिप्पणी लिखना पड़ेगा। और कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 150 शब्दों में होगा। और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। उसके बाद है हमारा भाग ब, और ये भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, और इसमें से भी आप चूज़ करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। इसमें भी आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। और फिर भाग ब में भी हमारे पास है यहाँ पे कुछ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखने का, वही 150 वर्ड्स के ये भी होंगे और 5 मार्क्स के होंगे। तो आप क्वेश्चंस के आंसर दो या फिर टिप्पणियाँ लिखो, बात बराबर ही है। जहाँ से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वही क्वेश्चन करो। तो ये था हमारा लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन पेपर है वो। अब हम चलते हैं अपनी नोट्स की ओर, वीडियो की ओर, और हम लोग एक के बाद एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। आप लोग को इतना तो आइडिया होगा ही कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सिलेबस से ही आएंगे, और कहीं ना कहीं वो सिमिलर क्वेश्चंस ही होते हैं हर साल। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से क्वेश्चन उठा के ये लोग डाल देगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सभी एक ही चीज़ से रिलेटेड होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर को। तो पहला जो है हम इसको समझने का कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। तो यहाँ पे आपको 2-3 शब्द देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें से पहला सामाजिक मनोविज्ञान और दूसरा हमारा अनुप्रयोग। तो सामाजिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है कि लोग समाज में एक दूसरे के साथ रहते हुए, एक साथ रहते हुए कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और उनका बिहेवियर कैसा होता है। और अनुप्रयोग का मतलब हुआ
कि किसी भी नॉलेज को, किसी भी ज्ञान को, इसका पूरा मतलब क्या हो गया कि सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों और ज्ञान का जो है रियल लाइफ है, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझने और उसका सॉल्यूशन करने में उपयोग करना। अब हम इसका मतलब समझ गए, आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो इसमें से जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में क्षेत्र प्रयोग व क्षेत्र अध्ययन का वर्णन कीजिए। तो हम इसमें जानेंगे अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में उसके क्षेत्र प्रयोग और क्षेत्र अध्ययन के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में मानव के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है, जैसा कि अभी हमने पहले ही डिस्क्राइब किया इसके बारे में। और इसके लिए जो है क्षेत्र प्रयोग तथा क्षेत्र अध्ययन शोध विधियाँ मानी जाती, बहुत ही महत्वपूर्ण शोध विधियाँ। तो हम पहले देखते हैं इसके क्षेत्र प्रयोग को। क्षेत्र प्रयोग में जो शोध करता है वो प्राकृतिक वातावरण में किसी परिस्थिति में परिवर्तन करके उसके प्रभावों का अध्ययन करता है। तो इसमें जो शोधकर्ता होता है वो क्या करता है कि जो अभी का करंट हमारा इन्वायरमेंट है, प्राकृतिक वातावरण है, उसके कोई भी एक परिस्थिति में या कोई चीज़ में थोड़ा सा परिवर्तन करके और उसके प्रभाव को देखता है कि इसका क्या प्रभाव है और फिर उसका अध्ययन करता है। और इसका उद्देश्य व्यवहार के कारण और प्रभावों को समझाना होता है। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि वो करने के बाद हम उसके व्यवहार के क्या क्या कारण हैं और उसके प्रभाव क्या है इसको समझ पाते हैं। इस विधि में वास्तविक जीवन में लोगों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आगे है क्षेत्र अध्ययन। क्षेत्र अध्ययन में शोधकर्ता बिना किसी परिवर्तन के लोगों के स्वाभाविक व्यवहार का अवलोकन करता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया जाता है, बल्कि जो भी चीज़ें हैं उसी से उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें सामाजिक परिस्थितियों, समूह व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है और यह विधि वास्तविक और स्वाभाविक जानकारी प्रदान करती है, क्योंकि उसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे और जैसा है वैसा ही उसे देख रहे हैं और समझ रहे हैं। क्षेत्र प्रयोग और क्षेत्र अध्ययन दोनों अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शोध विधियाँ हैं जो मानव व्यवहार को समझने तथा सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में सहायक होती है। तो वन वर्ड में हम लोग बोल पाएंगे कि ये दोनों जो है सामाजिक मनोविज्ञान की को और भी अच्छे से समझने की बहुत ही महत्वपूर्ण शोध विधि है, जो ह्यूमन बिहेवियर और जो हमारी समाज की प्रॉब्लम्स है उनको समझने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन, समूह एवं समूह प्रक्रिया के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण कीजिए। तो इसमें हमें बताना है समूह और समूह प्रक्रिया के स्वरूपों के बारे में। तो जैसा कि मतलब हम लोग को पता है कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, क्योंकि हम लोग एक समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं और एक समाज के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समूह है वो हमारे सामाजिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। तो हम लोग सामाजिक मनोविज्ञान में समूह और समूह की प्रक्रिया का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे जो मानव व्यवहार है, विचार है और जो स्पेशली जो हमारे रिलेशंस है उसको प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं समूह के विभिन्न स्वरूप। समूह उन व्यक्तियों का संगठन है जिनके बीच परस्पर संबंध तथा सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो समूह क्या है? समूह ऐसे लोगों का एक संगठन है जिसमें कोई एक दूसरे के बीच कोई रिलेशन होता है या फिर उन दोनों का जो उद्देश्य है वो सेम होता है। और समूह स्पेशली दो प्रकार का होता है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। तो जो हमारा प्राथमिक समूह है
इसमें सदस्यों के बीच घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा परिवार हो गया, हमारा फ्रेंड सर्कल हो गया। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हम लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए होते हैं। वहीं जो हमारा द्वितीयक समूह है, यह एक औपचारिक एवं उद्देश्य आधारित होता है। मतलब जैसे हम कोई स्कूल वगैरह में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, या फिर अगर कोई भी हमारा जो राजनीतिक संगठन है उसमें जो लोगों का समूह होता है। तो अब आगे है समूह प्रक्रिया के विभिन्न स्वरूप। समूह प्रक्रिया से आश्रय उन सामाजिक प्रक्रियाओं से जो समूह के सदस्यों के बीच कार्य करती है। इनमें सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन तथा नेतृत्व प्रमुख है। तो समूह प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, ऐसा चीज, ऐसा अभाव जो सबके बीच क्या करता है, एक संतुलन बनाए रखता है और एक दोनों के बीच, दो लोगों के बीच एक बांध का कार्य करता है। जैसे सहयोग हो गया, कंपटीशन हो गया, संघर्ष हो गया, समायोजन हो गया या नेतृत्व करना हो गया। सहयोग की प्रक्रिया में सदस्य मिलकर कार्य करते हैं और सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और संघर्ष की स्थिति में विचारों या हितों का टकराव होता है। समायोजन में समूह में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है, जबकि नेतृत्व समूह को दिशा प्रदान करता है। सहयोग मतलब साफ समझ आता है हमें कि एक दूसरे का मिलके सपोर्ट करना, उनके काम में हाथ बटाना। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन हो गया, कंपटीशन करना। संघर्ष मतलब लड़ना, अपने लिए संघर्ष करना। तो निष्कर्षतः हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि समूह एवं समूह प्रक्रियाएं सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके माध्यम से समाज में संगठन, सहयोग तथा सामाजिक संबंधों का विकास होता है। ये मानव व्यवहार को प्रभावित करने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में भी सहायक होती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, स्वास्थ्य एवं कल्याण में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। तो सामाजिक मनोविज्ञान मानव के सामाजिक व्यवहार, विचारों तथा भावनाओं का अध्ययन करता है। तो ये जो सामाजिक मनोविज्ञान है, यह मानव की जो सामाजिक व्यवहार, विचार और जो भी उनकी फीलिंग्स वगैरह, जो भी सिचुएशंस है, उनका अध्ययन करता है। इसका उपयोग स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में लोगों के व्यवहार को समझने और सुधारने के लिए किया जाता है। तो स्वास्थ्य एवं कल्याण में अनुप्रयोग। सामाजिक मनोविज्ञान लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता करता है। यह स्वच्छता, संतुलित आहार, व्यायाम तथा नशा मुक्ति जैसे सकारात्मक व्यवहारों को बढ़ावा देता है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में सहायक होता है। सामाजिक समर्थन तथा अच्छे पारस्परिक संबंध व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान अस्पतालों, विद्यालयों तथा समुदायों में स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रभावी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एट द एंड हम लोग क्या कह सकते हैं एक लाइन में कि स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में सामाजिक मनोविज्ञान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह व्यक्ति और समाज दोनों के बेहतर जीवन में सहायक सिद्ध होता है। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रतिदर्शन के विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रतिदर्शन क्या है और इसकी विधियाँ क्या हैं? तो यहाँ लिखा है, प्रतिदर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बड़े समूह में से कुछ व्यक्तियों का चयन अध्ययन करने के लिए होता है। शोध कार्य में समय, श्रम तथा धन की बचत के लिए प्रतिदर्शन का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिदर्शन का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों का एक जो समूह है, उसमें से हम
कुछ लोगों को चुनते हैं उसका अध्ययन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए उस चीज़ को। और यही ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इससे हमें पता चल सके कि शोध कार्य में कितना समय लग रहा है, कितनी श्रम लग रही है, धन की कितनी बचत हो रही है। तो इन सब के लिए हम लोग को प्रतिदर्शन का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद अब आगे है प्रतिदर्शन की विभिन्न विधियाँ। तो ये जो प्रतिदर्शन है इसकी बहुत सारी अलग अलग विधियाँ होती है। सबसे पहला यहाँ लिखा है कि यादृच्छिक प्रदर्शन में प्रत्येक व्यक्ति को चुने जाने का समान अवसर मिलता है। तो ये जो हमारा यादृच्छिक प्रदर्शन है इसमें सभी व्यक्ति को सेलेक्ट होने का समान अवसर मिलता है। उसके बाद दूसरा है हमारा स्तरीकृत प्रदर्शन। इसमें समूह को विभिन्न वर्गों में बांटकर चयन किया जाता है। और जो हमारा उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन है इसमें शोधकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति का चयन करता है। और फिर अगला आता है हमारा सुविधा प्रदर्शन। इसमें आसानी से उपलब्ध व्यक्तियों को चुना जाता है, मतलब जो है उन्हीं में से व्यक्तियों को चुनना है। तो इन विधियों का उपयोग शोध के उद्देश्य और परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। सही प्रतिदर्शन से अध्ययन अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनता है। तो प्रतिदर्शन की विभिन्न विधियां शोध कार्य को सरल, व्यवस्थित तथा अनुपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमने जाना प्रतिदर्शन की जो अलग अलग विधियां हैं उनके बारे में। अब बढ़ते हैं हम आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा अभिवृत्ति, मत एवं विश्वास में भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं अभिवृत्ति, मत एवं विश्वास, ये एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन जो इनका मीनिंग होता है और जो इसके प्रभाव होते हैं ये अलग अलग होते हैं। और ये जो तीनों हैं वो मानव विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक तत्व हैं। अभिवृत्ति, मत एवं विश्वास में भिन्नता है। तो अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति होती है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावना प्रकट करती है। तो अभिव्यक्ति क्या होता है? अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति का एक मानसिक प्रवृत्ति होता है जो कोई भी घटना, किसी भी चीज़ को लेके या तो वो पॉजिटिव सोचता है या फिर नेगेटिव सोचता है। और मत जो है किसी विषय पर व्यक्ति की राय या विचार को दर्शाता है। मत का मतलब हुआ कि हाँ उसका मत ऐसा है, लेकिन उसका वैसा विचार है उस चीज़ को लेके, किसी विषय को लेके। यह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल भी सकता है। और विश्वास, विश्वास मतलब क्या जानते हैं आप लोग? विश्वास मतलब ही होता है ट्रस्ट। तो किसी तथ्य, विचार या सिद्धांत को सत्य मानने की भावना कि मुझे ट्रस्ट है इस चीज़ पे कि ये ऐसा ही है। और अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार को अधिक प्रभावित करती है, जबकि मत मुख्यतः विचारों से संबंधित होता है। और विश्वास अपेक्षाकृत स्थायी होता है और व्यक्ति के निर्णयों को प्रभावित करता है। तो अभिवृत्ति क्या करता है? व्यवहार को प्रभावित करता है व्यक्ति के। और मत जो है किसी चीज़ को राय या विचार को लेकर दर्शाता है। और जो विश्वास है वो ट्रस्ट को बताता है, सच्चाई को बताता है, और ये स्थायी होता है। तो एट द एंड अभिवृत्ति, मत एवं विश्वास मानव व्यवहार के महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिनमें अर्थ, प्रकृति तथा प्रभाव के आधार पर स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है। तो ये जो तीनों हैं मानव व्यवहार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन जो इनका मीनिंग है, इनका प्रकृति है, नेचर है, इनका प्रभाव है, उसमें डिफरेंस मिलता है हमें बस। तो इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब अगला क्वेश्चन है कार्य क्षेत्र में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक मनोविज्ञान मानव के सामाजिक व्यवहार और संबंधों का अध्ययन कराता है और इसका उपयोग कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के व्यवहार, समूह कार्य तथा संगठनात्मक संबंधों को समझने के लिए किया जाता है। तो जो कार्य क्षेत्र होता है, जो हमारा
वर्क एरिया होता है, तो वहाँ पे इसका उपयोग हम जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनके बिहेवियर को समझने के लिए, टीम वर्क को समझने के लिए, तो इसके लिए इसका उपयोग करते हैं सामाजिक मनोविज्ञान का। अब कार्य क्षेत्र में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग। तो सामाजिक मनोविज्ञान कार्य क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ाने में सहायता करता है। यह कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने तथा समूह कार्य को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेतृत्व, संचार तथा प्रेरणा के अध्ययन से कर्मचारियों की क्षमता बढ़ती है। तो जब अगर हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं, उन्हें कुछ अच्छा करते हैं, या फिर और भी उन लोगों के द्वारा कुछ अच्छा किया जाता है, एक अच्छी व्यवस्था होती है, तो इससे क्या होता है, जो वहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनकी काम की करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। कहीं ना कहीं वो थोड़े मोटिवेट होते हैं तो अच्छे काम होने लगते हैं। यह कार्यस्थल के तनाव, संघर्ष तथा असंतोष को कम करने में भी सहायक होता है। सामाजिक मनोविज्ञान के माध्यम से संगठन में सकारात्मक वातावरण विकसित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल और कार्य संतोष बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो पूरे खुश हैं, अपने काम को बहुत लगन से काम कर रहे हैं, तो इससे जो उनका तनाव होता है, जो असंतोष होती है, जो भी संघर्ष होते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत कम देखने को मिलता है हमें। तो कार्य क्षेत्र में सामाजिक मनोविज्ञान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह संगठन के कार्य कुशलता, सहयोग तथा बेहतर मानव संबंधों को विकसित करने में सहायक होता है। इसी तरह हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। तो अब है हमारा 7th क्वेश्चन, सामाजिक समस्याओं में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। सामाजिक मनोविज्ञान मानव के सामाजिक व्यवहार, विचारों तथा संबंधों का अध्ययन करता है। इसका उपयोग समाज में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने में किया जाता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा और जाना। तो अब देखते हैं सामाजिक समस्याओं में अनुप्रयोग। सामाजिक मनोविज्ञान अपराध, बेरोजगारी, नशाखोरी, भेदभाव तथा हिंसा जैसी समस्याओं के कारणों को समझने में सहायता करती है। तो ये जो हमारा सामाजिक मनोविज्ञान है, यह हमें समझने में सहायता करती है कि अपराध क्यों हो रहा है, बेरोजगारी इतनी क्यों है, नशाखोरी हो रही है, भेदभाव किया जा रहा है। यह लोगों में जागरूकता, सहयोग तथा सकारात्मक व्यवहार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से सामाजिक तनाव और संघर्ष को कम करने के उपाय खोजे जाते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंचार के माध्यम से लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का भी कार्य करती है। इससे सामाजिक समरसता और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा सामाजिक मनोविज्ञान है, जितने भी इशू क्रिएट हो रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे समाज में, उसका हल करने का एक रास्ता ढूंढ रहा है, एक रास्ता, नया मार्गदर्शन कर रहा है हमें। और यह धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी कर रहा है हमारे समाज को। तो सामाजिक समस्याओं के समाधान में सामाजिक मनोविज्ञान अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह मानव व्यवहार को समझकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायता करता है। तो अब आगे है अनुप्रयुक्त समाज मनोवैज्ञानिकों की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने अनुप्रयुक्त मनोवैज्ञानिक के बारे में पहले ही जाना, अब हम देखते हैं इसकी भूमिका एवं कार्य। तो अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करके उनके समाधान सुझाते हैं। तो ये जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोवैज्ञानिक, तो समाज में ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी इश्यू होते हैं, उन सब का ये समझ के उन्हें अच्छे से अध्ययन करके और फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो बताते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, परिवार तथा समुदाय से संबंधित समस्याओं पर कार्य करते हैं। ये मनोवैज्ञानिक लोगों में जागरूकता बढ़ाने, तनाव कम करने तथा सकारात्मक सामाजिक व्यवहार विकसित करने में सहायता करते हैं।
वे समूह व्यवहार, नेतृत्व, संचार तथा सामाजिक संबंधों के सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके अतिरिक्त ये शोध कार्य करके समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं को प्रभावी बनाने में योगदान देते हैं। तो निष्कर्षतः हम लोग यह कह सकते हैं कि अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोवैज्ञानिक समाज में संतुलन, सहयोग तथा कल्याण स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा उसके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमें जानना है संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत के बारे में। तो संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन लियोन फेस्टिंगर ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति के विचार, विश्वास और व्यवहार में असंगति उत्पन्न होती है तब मानसिक तनाव की स्थिति पैदा होती है और व्यक्ति इस तनाव को कम करने का प्रयास करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति का विचार, विश्वास और व्यवहार उसमें असंगति उत्पन्न होता है, मतलब वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा होता है, तब क्या होता है, हमारा मेंटल स्ट्रेस स्टार्ट होता है उससे। और इसमें क्या करता है व्यक्ति, इसे कम करने का भी प्रयास करता है। अब हम देखते हैं इसके सिद्धांत को। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने विचारों और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना चाहता है। जब उसके व्यवहार और विश्वास में विरोध होता है तो असंवादिता उत्पन्न होती है। तो हम लोग भी अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, हम लोग बहुत ट्राई करते हैं कि खुद को बैलेंस रखें और ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, कुछ चीज़ गलत हो जाता है तो वो चीज़ स्ट्रेस में बदल जाता है, हम लोग टेंशन लेने लगते हैं। तो यही चीज़ क्या है, असंवादिता है। तो यहाँ उदाहरण के लिए बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान को हानिकारक मानता है लेकिन फिर भी धूम्रपान करता है तो उसके भीतर मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और इस तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति अपने व्यवहार या विचारों में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। नहीं, कोई अगर शराबी है, उसे पता है कि वो शराब हानिकारक है लेकिन फिर वो पी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका लत छुड़ाने में भी ट्राई कर रहा है कि ये छूट जाए। अब देखते हैं इस सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो इस सिद्धांत का उपयोग शिक्षा, विज्ञापन, स्वास्थ्य तथा सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में किया जाता है। यह लोगों के दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक होता है। विज्ञापन में लोगों की रुचि और खरीदारी की प्रवृत्ति को प्रभावित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वच्छता, टीकाकरण तथा स्वस्थ आदतों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी यह उपयोगी है। तो संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत मानव व्यवहार और मानसिक तनाव को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अभिवृत्ति के प्रकार एवं कार्यों पर चर्चा कीजिए। तो जैसा कि हमने अभिवृत्ति के बारे में थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था, तो अब हम लोग यहाँ इसके बारे में, इसके प्रकार और इसके कार्यों के बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि अभिवृत्ति जो है व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति होती है। जो व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावना प्रकट करती है। मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तत्व है अभिवृत्ति। तो ये तो डेफिनेशन हमने पहले भी जाना और समझा। अब हम इसके प्रकारों और कार्यों की ओर बढ़ते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। समझने का प्रयास क्या दोस्तों, हम लोग को समझना ही है। तो आइए चलिए समझते हैं, प्रयास नहीं करना है, यहाँ समझना ही है। तो अभिवृत्ति के प्रकार, तो अभिवृत्ति का जो प्रकार है वो तो या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, ठीक। और एक इसमें अलग ऐड किया गया है तटस्थ प्रकार। तो सकारात्मक मतलब क्या है, सकारात्मक में जो व्यक्ति होगा वो सकारात्मक सोच रखेगा, सकारात्मक चीज़ें करेगा, सही चीज़ें करेगा, मतलब किसी भी वस्तु या विचार के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण रखेगा। वही नकारात्मक अपोजिट है कि नकारात्मक में नकारात्मक चीज़ें होंगे जिसमें विरोध या असंतोष की भावना होगा। जबकि जो हमारा तटस्थ है, तटस्थ अभिवृत्ति,
इसमें व्यक्ति का दृष्टिकोण न तो सकारात्मक होता है और ना ही नकारात्मक होता है। नकारात्मक मतलब अच्छा, सकारात्मक मतलब अच्छा सोच, नकारात्मक मतलब बुरा सोच। और जो हमारा तटस्थ अभिवृत्ति है तो ये ना ही सकारात्मक होता है और ना ही नकारात्मक होता है। अब हम आगे देखते हैं इसके कार्यों को। तो अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार को दिशा प्रदान करती है और यह निर्णय लेने, सामाजिक संबंध स्थापित करने तथा वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। अभिव्यक्ति व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भी होता है। तो कहीं ना कहीं अभिवृत्ति के थ्रू हम लोग अपनी भावनाओं और विचारों को भी व्यक्त करते हैं। अगर हम लोग एक लाइन में कहें तो कहेंगे अभिवृत्ति मानव व्यवहार का महत्वपूर्ण आधार है जो व्यक्ति के विचारों, निर्णयों तथा सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं आगे और हमारा 11वां क्वेश्चन जो कह रहा है अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न शोध विधियों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान गति में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न रिसर्च की क्या क्या विधियां हैं। तो विभिन्न शोध विधियां, जिसमें से हमारा पहला है प्रयोगात्मक विधि। इसमें नियंत्रित परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो प्रयोगात्मक विधि में क्या किया जाता है, जो नियंत्रित परिस्थिति होता है उसमें उसका व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला है अवलोकन विधि। तो अवलोकन विधि में व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से सामने से देखा जाता है। फिर आता है हमारा सर्वेक्षण विधि। तो सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत प्रश्नावली और साक्षात्कार द्वारा जानकारी एकत्र किए जाते हैं। मतलब इसमें जो हमारा सर्वेक्षण विधि है इसमें क्वेश्चन पूछ के या इंटरव्यू लेके हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्षेत्र अध्ययन विधि में वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि क्षेत्र प्रयोग में प्राकृतिक वातावरण में किसी परिस्थिति में परिवर्तन करके उसके प्रभाव को समझा जाता है। जैसा कि इससे पहले भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था। इन शोध विधियों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं, समूह व्यवहार तथा अभिवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। तो एट द एंड अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में विभिन्न रिसर्च विधियाँ, जो शोध विधियाँ हैं, मानव व्यवहार को समझने तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार एवं रोकथाम की विभिन्न प्रक्रियाओं पर चर्चा कीजिए। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है व्यक्ति के संपूर्ण विकास और सुखी जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप सही खुश हो, सही से हो, आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है तो आप बहुत हेल्दी रहोगे, आपको किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होगी, आप बहुत ही एक अच्छा कुशल जीवन जियोगे। लेकिन वहीं अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आप ज़्यादा टेंशन लेते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। तो इसलिए हम लोग को इसके उपचार और रोकथाम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब ज़्यादा चिंता हो जाता है, हम लोग ज़्यादा तनाव लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगता है। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और इसका एक सही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अभी आप लोग जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ऐसे ही बच्चे होंगे उनको ज़्यादा स्ट्रेस होगा कि नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम है। तो ये स्ट्रेस आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। तो बस चिल करो गाइस, देखो आप लोग सही से बस थोड़ा थोड़ा पढ़ो अच्छे से अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बाकी आप टेंशन लेके ही क्या कर लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उपचार एवं रोकथाम की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, अब हम इसे देख लेते हैं। तो मानसिक समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए परामर्श, मनोचिकित्सा तथा औषधियों का उपयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की समस्याओं को समझकर उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
तो कई बार क्या होता है कि हम लोग मनोवैज्ञानिक से भी मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ आता है। फिर वो हमें एक सही मार्गदर्शन देते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे करो, सही हो जाएगा। तो रोकथाम के लिए सकारात्मक सोच, संतुलित जीवन शैली, नियमित व्यायाम तथा सामाजिक सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कहा भी जाता है ना कि थिंक पॉजिटिव एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। तो वही है बस। परिवार और समाज का सहयोग मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है। विद्यालयों तथा समुदायों में मानसिक संवाद संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी उपयोगी सिद्ध होता है। तो कई बार इसके लिए जागरूकता के लिए स्कूलों में या फिर जो भी हमारे कार्य क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हो रही है हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छी तरह से संचालित रखने के लिए ही की जा रही है। तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार और रोकथाम की विभिन्न प्रक्रियाएं व्यक्ति को स्वस्थ, संतुलित और तनाव मुक्त जीवन जीने में सहायता करती है। उसके बाद अब आगे अगला क्वेश्चन है, समुदाय पर सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। तो सामाजिक मनोविज्ञान मानव के सामाजिक व्यवहार संबंधों का अध्ययन कराता है और इसका उपयोग समुदाय के विकास तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान में किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं समुदाय पर सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग। तो सामाजिक मनोविज्ञान समुदाय में सहयोग, एकता तथा जागरूकता बढ़ाने में सहायता करता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सामाजिक सुधार से संबंधित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके माध्यम से समुदाय में फैली समस्याओं जैसे नशाखोरी, हिंसा, भेदभाव तथा तनाव को कम करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान लोगों में सकारात्मक सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। यह नेतृत्व, संचार तथा समूह कार्य को मजबूत बनाता है। निष्कर्षतः हम लोग कह सकते हैं कि समुदाय के विकास और सामाजिक कल्याण में सामाजिक मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह लोगों के व्यवहार और संबंधों को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। उसी के बाद हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हस्तक्षेप को परिभाषित कीजिए। हस्तक्षेप के प्रकार एवं चरणों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमें बताना है हस्तक्षेप के बारे में और उसके प्रकार और उसके चरणों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि हस्तक्षेप क्या है। हस्तक्षेप वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी समस्या को कम करने या उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप का विशेष महत्व है। तो यह कैसे प्रक्रिया, इसमें क्या किया जाता है? समस्या को कम करने या फिर उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं इसके प्रकारों को। तो हस्तक्षेप मुख्यतः व्यक्तिगत, सामूहिक तथा समूह स्तर पर किया जाता है। व्यक्तिगत हस्तक्षेप में एक व्यक्ति की समस्या पर कार्य किया जाता है। तो व्यक्तिगत हस्तक्षेप में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति की समस्या पर काम किया जाता है। और समूह हस्तक्षेप में एक समूह, पूरा समूह के व्यवहार और उसके समस्या को सुधारने का और समझने का प्रयास किया जाता है। जबकि सामुदायिक हस्तक्षेप पूरे समुदाय के कल्याण से संबंधित होता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम इसके चरण को, हस्तक्षेप के चरण। तो हस्तक्षेप की प्रक्रिया में समस्या की पहचान, योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले समस्या को समझा जाता है, फिर उसके समाधान की योजना बनाई जाती है और अंत में उसके परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसी प्रकार हस्तक्षेप की प्रक्रिया समस्याओं के समाधान तथा सामाजिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद अब अगला है कि भारत के संदर्भ में सामाजिक समस्याओं की चर्चा कीजिए। तो भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में अनेक सामाजिक समस्या देखने को मिलती है जो सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि तथा भ्रष्टाचार प्रमुख सामाजिक समस्याएं हैं।
जातिवाद, लैंगिक भेदभाव तथा दहेज प्रथा जैसी समस्याएं भी समाज को प्रभावित करती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, ये हमारे भारतीय समाज को बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करती है। और इसके अतिरिक्त नशाखोरी, बाल श्रम, अपराध तथा पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं भी तेज़ी से बढ़ रही है। ये समस्याएं व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक विकास पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालती है। और इन समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा, जागरूकता और समाज सुधार और जो सरकारी योजनाएं हैं, इनकी बहुत आवश्यकता है। हमें समाज के सभी लोगों के सहयोग से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। तो इन चीज़ों का हमें प्रॉपर सॉल्यूशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है हमारे पूरे देश पे प्रभावी हो रहा है। भारत की सामाजिक समस्याएं समाज के विकास में एक बड़ी चुनौती है, जिनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास और जागरूकता आवश्यक है, तभी जाके हम इसको ख़त्म कर पाएंगे। और इसी तरह अब अगला क्वेश्चन है हमारा, तनाव से निपटने और सामाजिक समर्थन के बारे में चर्चा कीजिए। तो तनाव या स्ट्रेस क्या है? यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारी मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। जब व्यक्ति पर परिस्थितियों का दबाव बढ़ जाता है तब तनाव उत्पन्न होता है। जब हम पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तब हम लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं। सामाजिक विज्ञान में तनाव तथा उससे निपटने के उपायों का विशेष महत्व है। और जो सामाजिक मनोविज्ञान है, इसमें हमें तनाव से निपटने के लिए भी और उसके उपाय भी हमें मिलते हैं। तो तनाव के कारण चिंता, भय, क्रोध तथा असंतोष जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इससे व्यक्ति की कार्य क्षमता और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तनाव से निपटने के लिए सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन, नियमित व्यायाम और योग उपयोगी माने जाते हैं। मनोरंजन और पर्याप्त विश्राम भी तनाव को कम करने में सहायता करते हैं। जब हम लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं तो हमें ज़्यादा टेंशन होने लगता है, हम लोग ज़्यादा डरने लगते हैं, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है। तो ये सब का जो कहीं ना कहीं प्रभाव है हमारी वर्क पे पड़ता है, हमारी हेल्थ पे पड़ता है और बहुत ही बुरी तरह पड़ता है। तो इसीलिए इससे निपटने के लिए, मतलब तनाव कम करने के लिए हम लोग को पॉजिटिव सोचना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। और जो चीज़ जिसमें हमें ज़्यादा रुचि है इंटरटेनमेंट के लिए, वो उनका भी हमें कभी कभी सहायता लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस हो, किसी को गाना सुनना पसंद है तो उस टाइम पे आप गाना सुन लो या फिर कुछ एक्टिविटी कर लो, तो इससे कहीं ना कहीं आपका माइंड थोड़ा शांत हो जाता है। अब आगे है सामाजिक समर्थन। सामाजिक समर्थन से आशय परिवार, मित्रों तथा समाज से मिलने वाले सहयोग से है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो उस टाइम ऐसा लगता है कि नहीं, अगर किसी को बताए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर कोई आपके साथ होता है तो वो चीज़ आपके स्ट्रेस को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। और जब आपकी फ्रेंड्स, जो फैमिली है या फिर जो समाज है, वो आपको अगर हेल्प करता है तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उससे क्या कहते हैं, आपको आराम मिलेगा। धीरे धीरे आपका स्ट्रेस जो है कम होने लगेगा। तो आपके तनाव को, स्ट्रेस को कम करने में कहीं ना कहीं आपके जो फ्रेंड्स, फैमिली है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो तनाव से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए सामाजिक समर्थन तथा सकारात्मक उपाय अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ हमने जाना तनाव के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे। तब अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मनोविज्ञान के समूह सोच सिद्धांत एवं एनोवी सिद्धांत का स्पष्टीकरण कीजिए। तो इसमें हम समूह सोच सिद्धांत और एनोवी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ समूह सोच सिद्धांत। तो इसके अनुसार समूह के सदस्य एकता बनाए रखने के लिए कई बार सही निर्णय लेने के बजाय समूह की राय को स्वीकार कर लेते हैं और इस स्थिति में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से विचार नहीं कर पाता और गलत निर्णय की संभावना बढ़ जाती है।
तो इसमें कई बार क्या होता है, लाइक हम लोग ज़्यादा समूह में एकता बनाए रखते हैं कि हाँ, अगर कोई आदमी एक राय दिया तो उसी को हम लोग बोलते कि हाँ हाँ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपना ओपिनियन उसमें नहीं दे पाते हैं, और इसी के चक्कर में जो लोग हैं जो राय देते हैं वो गलत निर्णय ले लेते हैं, या फिर गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सिद्धांत समूह के दबाव और सामूहिक निर्णयों को समझने में सहायक है। उसके बाद जो दूसरा है हमारा एनोमी सिद्धांत, इसका संबंध सामाजिक नियमों और मूल्यों के कमज़ोर होने से है। लाइक जब हम समाज में नियमों का प्रभाव कम हो जाता है तब व्यक्ति भ्रम और असंतोष की स्थिति में आ जाता है, जिससे अपराध, तनाव तथा सामाजिक अव्यवस्था जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। निष्कर्षतः समूह सोच तथा एनोमी सिद्धांत सामाजिक व्यवहार और सामाजिक समस्याओं को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद अब अगला है कक्षा व्यवस्था में अंतरा एवं अंतर्वैयक्तिक प्रक्रिया की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। चलिए आइए इसे देखते हैं। तो कक्षा व्यवस्था शिक्षण प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। प्रभावी शिक्षा के लिए विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच अच्छे संबंध और उचित व्यवहार का होना आवश्यक होता है। अंतरा एवं अंतर्वैयक्तिक प्रक्रियाएं कक्षा के वातावरण को प्रभावित करती है। अंतरा एवं अंतर्वैयक्तिक प्रक्रिया की प्रासंगिकता, तो जो अंतर्वैयक्तिक प्रक्रिया है इससे आशय है दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध और संचार। तो इसका मतलब क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक प्रक्रिया का मतलब कि दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का जो संबंध और संचार है। कक्षा में टीचर और स्टूडेंट के बीच अच्छा संवाद सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। इससे सहयोग, अनुशासन तथा आत्मविश्वास बढ़ता है। और जो अंतरा प्रक्रिया है इसका संबंध व्यक्ति के आंतरिक विचारों, भावनाओं और आत्मनियंत्रण से है। यह विद्यार्थियों को आत्मविश्वासी, जिम्मेदार तथा मानसिक रूप से संतुलित बनाने में सहायता करती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से कक्षा का वातावरण सकारात्मक और शिक्षण के अनुकूल बनता है। कक्षा का व्यवस्था में अंतरा एवं अंतर्वैयक्तिक प्रक्रियाएं प्रभावी शिक्षण, अनुशासन तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब अगला है वातावरण में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। तो पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सामाजिक मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे सामाजिक मनोविज्ञान लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता करता है, और यह स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसे सकारात्मक व्यवहारों को भी बढ़ावा देता है। तो ये क्या करता है, सामाजिक मनोविज्ञान लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाता है। इसके माध्यम से लोगों की अभिवृत्ति और आदतों में परिवर्तन लाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान सामूहिक भागीदारी तथा सामाजिक सहयोग को भी बढ़ावा देता है, जिससे पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम अधिक प्रभावी बनते हैं। विद्यालयों, समुदायों तथा जनसंचार माध्यमों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संदेश लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। इससे समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। तो वातावरण संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में सामाजिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, खेल में टीम गत्यात्मकता एवं टीम निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो खेलों में सफलता केवल व्यक्तिगत क्षमता पर नहीं बल्कि पूरे टीम के सहयोग और समन्वय पर निर्भर करती है। सामाजिक मनोविज्ञान में टीम गत्यात्मकता तथा टीम निर्माण का विशेष महत्व है। तो पहले हम जानते हैं टीम गत्यात्मकता। तो टीम गत्यात्मकता से आशय टीम के सदस्यों के बीच संबंध, व्यवहार तथा पारस्परिक क्रियाओं से है।
जब टीम के सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग और विश्वास बनाए रखते हैं तब टीम का प्रदर्शन बेहतर होता है। अच्छी टीम ज्ञानात्मकता के अनुशासन, प्रेरणा तथा सामूहिक भावना विकसित होती है। तो ज्ञानात्मकता का मतलब क्या हुआ कि टीम के जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके बीच अच्छा संबंध, उनके व्यवहार सही हो और जो भी क्रिया वो कर रहे हैं उनके बीच बहुत बैलेंस्ड हो, जो भी बात हो रहा हो, तभी जाके वो एक सफल टीम, एक अच्छा टीम बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे टीम निर्माण। तो टीम निर्माण का मतलब क्या है? टीम निर्माण का मतलब कि एक टीम बनाना। तो टीम कैसे बनेगा? तो टीम निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से खिलाड़ियों के बीच सहयोग, संचार तथा एकता को बढ़ाया जाता है। इसमें नेतृत्व, प्रशिक्षण तथा सामूहिक अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीम निर्माण खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होता है। खेलों में टीम ज्ञानात्मकता और टीम निर्माण, सफलता, सहयोग के बाद अब ये हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आइए चलिए इन्हें देखते हैं। तो इसमें से पहला है हमारा क्षेत्र अध्ययन एवं क्षेत्र प्रयोग के बीच अंतर। तो इसमें हमें बताना है कि क्षेत्र अध्ययन और क्षेत्र प्रयोग के बीच क्या अंतर है। तो क्षेत्र अध्ययन और क्षेत्र प्रयोग सामाजिक मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण सर्च विधियाँ हैं। दोनों का उपयोग वास्तविक परिस्थितियों में मानव व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके उद्देश्य और प्रक्रिया में अंतर होता है। तो आइए चलिए इसे देखते हैं। तो क्षेत्र अध्ययन में जो शोध करता है केवल लोगों के स्वाभाविक व्यवहार का अवलोकन करता है और किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं करता, और इसका उद्देश्य वास्तविक सामाजिक स्थितियों को समझना होता है। तो इसके बारे में इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमने इससे पहले भी किया था थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जिसे शॉर्ट में बस अभी हम निकाल दें। इसी के विपरीत जो हमारा क्षेत्र प्रयोग है, इसमें शोधकर्ता प्राकृतिक वातावरण में किसी एक जड़ या परिस्थिति में परिवर्तन करके उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। इसमें कारण और प्रभाव संबंध को समझने का प्रयास किया जाता है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो क्षेत्र अध्ययन और क्षेत्र प्रयोग दोनों शोध की उपयोगी विधियां हैं जिनका उद्देश्य मानव व्यवहार को बेहतर ढंग से समझना है। वहीं अब दूसरा क्या है हमारा स्वाभाविक प्रेक्षण विधि। तो ये स्वाभाविक प्रेक्षण विधि सामाजिक मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध विधि है। इसमें व्यक्ति या समूह के व्यवहार का अध्ययन उनकी प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाता है। तो इस विधि में जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्च करता है, वो बिना किसी हस्तक्षेप के लोगों के व्यवहार का अवलोकन करता है। व्यक्ति को यह अनुभव नहीं होता क्या उसका अध्ययन किया जा रहा है, मतलब उन्हें पता नहीं चलता कि उनके बारे में लोग जानकारी प्राप्त करें, इसलिए उसका व्यवहार स्वाभाविक बना रहता है। यह विधि बच्चों, समूहों तथा सामाजिक व्यवहारों के अध्ययन में विशेष रूप से उपयोगी होता है। इससे वास्तविक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि इस विधि में सभी परिस्थितियों को नियंत्रित करना कठिन होता है। स्वाभाविक प्रेक्षण विधि का प्रयोग विद्यालय, कार्यस्थल तथा सामाजिक समूहों में व्यवहार संबंधी अध्ययन के लिए किया जाता है। तो अब अगला है मूल एवं अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में भिन्नता। सामाजिक मनोविज्ञान मानव के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। इसे मुख्यतः मूल सामाजिक विज्ञान और अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान में विभाजित किया जाता है, और दोनों का उद्देश्य जो है वो अलग अलग होता है। तो मूल सामाजिक मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों और नियमों का विकास करना होता है। तो ये जो हमारा मूल सामाजिक मनोविज्ञान है, इसका क्या उद्देश्य होता है कि जो हमारे मानव का व्यवहार है उससे संबंधित सिद्धांत जो होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका विकास करना होता है, और ये मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्त करने और व्यवहार को समझने पर केंद्रित होता है। लेकिन इसी के विपरीत जो हमारा अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान है, इसका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान खोजना होता है, और इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा समुदाय विकास जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। मूल सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतिक होता है,
जबकि अनुप्रयोग सामाजिक मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप में कार्य करता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो निष्कर्षतः मूल और अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान के उद्देश्य अलग होने पर भी दोनों मानव व्यवहार को समझने और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद आगे है हमारा जैव मनोसामाजिक मॉडल। तो ये जो जैव मनोसामाजिक मॉडल है, स्वास्थ्य और रोग को समझने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है। तो जैव मनोसामाजिक मॉडल के द्वारा हम स्वास्थ्य और रोग के बारे में जानते हैं। इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य केवल शारीरिक कारणों से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक कारणों से भी प्रभावित होता है। इस मॉडल में 3 प्रमुख तत्व शामिल होते हैं। पहला जैविक, उसके बाद मनोवैज्ञानिक और जो तीसरा है वो है सामाजिक कारक। तो जैविक कारक में शरीर की संरचना, रोग तथा आनुवांशिकता शामिल होते हैं। वहीं जो हमारा मनोवैज्ञानिक कारक है, इसमें हमारी फीलिंग्स और जो तनाव है, भावनाएं और व्यक्तित्व आते हैं। उसके बाद सामाजिक कारक में हमारा परिवार, संस्कृति, आर्थिक स्थिति और बाकी की चीज़ें आते हैं। तो ये मॉडल है तो बताता है व्यक्ति का स्वास्थ्य इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से निर्धारित होता है। इसलिए रोगों के उपचार में केवल दवाओं पर निर्भर रहने के बजाय मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। तो ये जो मॉडल है बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मॉडल है जो समझने में प्रयास करता है कि लोग स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार क्यों अपनाते हैं। यह मॉडल व्यक्ति के विश्वास और धारणाओं पर आधारित है। इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति तब स्वास्थ्य संबंधी सावधानी अपनाता है जब उसे किसी रोग का खतरा महसूस होता है। तो इस मॉडल के अनुसार क्या कहता है, मतलब जब हम लोग को ऐसा फील होने लगता है कि नहीं ये चीज़ का प्रॉब्लम हमें हो सकता है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ से बचने का प्रयास करते हैं, नहीं कि हाँ ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। यदि व्यक्ति यह मानता है कि बीमारी गंभीर है और उससे बचना संभव है तो सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहार अपनाता है वो। तो इस मॉडल में रोग की गंभीरता, जोखिम की भावना, लाभ तथा बाधाओं जैसे तत्व महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए लोग बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण, स्वच्छता और नियमित व्यायाम अपनाते हैं। तो स्वास्थ्य विश्वास मॉडल का उपयोग स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम तथा रोगों की रोकथाम में किया जाता है। उसके बाद अगला है संभाव्यता प्रतिदर्शन की तकनीकों की व्याख्या कीजिए। तो संभाव्यता प्रतिदर्शन एक ऐसी शोध या रिसर्च विधि है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। जैसा कि इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था। यह विधि शोध को अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाता है। यहाँ पे सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शन में प्रत्येक व्यक्ति का चयन सहयोग के आधार पर किया जाता है। तो आई थिंक इसका हमने पहले भी डिस्कशन कर चुका था। ये जो हमारा यादृच्छिक प्रदर्शन है, उसके बाद स्तरीकृत प्रदर्शन है, तो इसे अभी के लिए हम स्किप करते हैं। अगर आपको ये पढ़ना हो तो आप इसे रोक के पढ़ लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में। तो बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत सामाजिक मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर, सुनकर तथा उनका अनुकरण करके सीखता है। तो इससे क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति होता है वो दूसरों के व्यवहार को उन्हें सुन के या उनसे प्रेरित होकर तब सीखता है। तो बंडूरा के अनुसार अधिगम केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं होता बल्कि अवलोकन और अनुकरण से भी होता है। व्यक्ति समाज में माता पिता, शिक्षक, मित्र तथा मीडिया के व्यवहार को देखकर सीखता है। इसे प्रेषण अधिगम भी कहा जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, हम लोग किसी का देख के तब सीखते हैं। और बंडूरा में बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को
किसी व्यवहार के लिए पुरस्कार मिलता है तो दूसरे लोग भी उस व्यवहार को अपनाने का प्रयास करते हैं और वही दंड मिलने पर लोग उस व्यवहार से बचते हैं। मतलब हम लोग देख पाते हैं कि अगर किसी को अच्छा से रीडिंग करने के लिए उसे पुरस्कार मिला तो हम लोग भी उस पर वर्क करते हैं कि नहीं, हम लोग भी अच्छा से पढ़ेंगे तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें कि नहीं, इस चीज़ से उसे हानि हुआ, इस चीज़ से उसे बोला गया, तो हम अपने मन में बैठा लेते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है वरना मुझे भी ये सुनना पड़ेगा। तो इस सिद्धांत का उपयोग जो है शिक्षा, विज्ञापन, स्वास्थ्य तथा सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में किया जाता है। इसके माध्यम से लोगों के विचार, दृष्टिकोण तथा व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। यह समाज में जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होता है। अतः हम लोग यह कह सकते हैं, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि मानव का व्यवहार सामाजिक वातावरण और अनुकरण से कैसे प्रभावित होता है, और यह सिद्धांत मानव व्यवहार को समझने में अत्यंत उपयोगी है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब समझ आ गया होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।